वेलकम टू स्टडी ब्लॉग में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम इतिहास को पढ़ रहे हैं हमारे सीटेट या किसी भी तरह के यूपी टेट के पेपर 2 के एग्जाम के लिए, जिसमें हमने अध्याय 9 तक पहले पढ़ लिया है, जिसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम अध्याय 10 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है राजनीतिक विकास यानी पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इतिहास के अलावा सिविक्स और जियोग्राफी, इनकी भी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप उन्हें जाकर के जरूर देखें, ताकि आप जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छे से हो जाए, वो भी समय से पहले, ताकि बाद में आपको रिवीजन करने के लिए काफ़ी अच्छा खासा वक्त मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सीधा चलते हैं अपने इस अध्याय की तरफ, जिसका नाम है राजनीतिक विकास। इससे पहले और इसके बाद की सभी वीडियो आपको हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं अपने अध्याय की तरफ। देखिए, इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं राजनीतिक विकास के बारे में, कि किस प्रकार अलग-अलग समय में अलग-अलग तरह से राजनीति के अंदर चेंजेस हुए और किस प्रकार वो इतना डेवलप हो गया। चौथी शताब्दी में मगध में एक नए साम्राज्य का उदय हुआ, जिसका उत्तर भारत के अधिकांश भूभाग पर शासन था। इस नए वंश का नाम था गुप्त वंश। ठीक है, तो गुप्त वंश से हम शुरू करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ से आपको मिलेगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि प्राचीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किस काल को जाना जाता है, तो वो है गुप्त काल। सोना जो है वो गुप्त जगह पे मिलता है, इसलिए आप याद रख सकते हैं गुप्त काल। ठीक है, इसके साथ ही छठी शताब्दी में यानेश्वर नामक जगह पर एक नए राजवंश का उदय हुआ, जिसे वर्धन वंश नाम से जाना जाता है। इस वंश का महानतम शासक कौन था? हर्षवर्धन। इसी समय दक्षिण भारत में चालुक्य एवं पल्लव जैसे राजवंशों का उदय हुआ, जिनके संरक्षण में भारतीय स्थापत्य कला का विकास हुआ। यानी एक ही समय में देखिए, गुप्त काल, हर्षवर्धन का काल और चालुक्य और पल्लव का काल भी चल रहा था। ठीक है, तो इन सभी के बारे में पढ़ते हैं हम। गुप्त वंश, द गुप्ता डायनेस्टी। गुप्त वंश के शासक का प्रारंभ श्री गुप्त द्वारा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। कौन था चंद्रगुप्त प्रथम? उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त संवत की स्थापना 319 से 320 ईसा पूर्व में हुई थी। गुप्त संवत तथा शक संवत के बीच 24 वर्षों का अंतर था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त बना था। ठीक है, यहाँ से जो आपको ध्यान रखना है ना, वो यही है कि चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है केवल। इसके बाद जो शासक बना वो था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का एक महान शासक था। उसने 336 ईसा पूर्व से 380 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में लिखी गई है, जिसकी रचना उसके दरबारी कवि हरिसेन ने की थी। यह प्रशस्ति इलाहाबाद में अशोक के स्तंभ पर खुदी हुई है। यह एक विशेष प्रकार का अभिलेख है, जिसे प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना। यानी कि प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना। इसने अपने प्रशंसा के लिए अभिलेख लिखवाए थे। यद्यपि भारत में प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था। उदाहरण के तौर पर गौतमीपुत्र सातकर्णी की प्रशस्ति, परंतु गुप्त काल में प्रशस्तियों का महत्व और अधिक बढ़ गया था। यानी कि और भी जो राजा आए थे वो भी अपनी प्रशंसा जो है ना, काफी अभिलेखों में लिखवा लिखवा करके राज्यों में लगा दिया करते थे। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में उनके दरबारी कवि हरिसेन ने 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया है, जिससे निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। आइए देखें कौन सी जानकारियां मिलती हैं। देखिए, पहली है आर्यवर्त, यानी वर्तमान भारत के उत्तरी क्षेत्र। इसमें 9 शासक थे, जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। दूसरा है आर्यवर्त के बाद का वक्त। दक्षिणापथ के 12 शासक आते थे। यानी आर्यवर्त के बाद जो है दक्षिणापथ, यानी दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ते पर 12 शासक थे। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। तीसरा है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी मिलती है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। इससे समुद्रगुप्त के विजयों के अलावा, देखो अश्वमेध यज्ञ के बारे में हमने पिछले कुछ अध्याय में पढ़ा था, तो अश्वमेध यज्ञ क्या होता है ये आपको मालूम होगा अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं तो। इससे समुद्रगुप्त के विजयों के अलावा उसके साम्राज्य विस्तार, पड़ोसी देशों के साथ संबंध, अन्य राजाओं द्वारा उसको अधीनता स्वीकार करना, विवाह संबंधित आदि की भी जानकारी मिलती है।
चौथा है बाह्य इलाके के शासक, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। यानी कि बाह्य इलाके के यानी कि बाहरी इलाके के जो शासक थे वो कौन थे? कुषाण वंश के और शक वंश के। इसमें श्रीलंका के शासक भी शामिल होते थे। यानी कि श्रीलंका के शासक जो थे वो भी बाहर के इलाके में माने जाते थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे कर दिया था। तो ये जो है 4 प्रशस्ति के बारे में बताया गया है समुद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका नाम क्या था? विक्रमादित्य। ठीक है। चंद्रगुप्त के बाद संभवतः रामगुप्त शासक हुआ, किंतु वह एक दुर्बल शासक था। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय को शासक बना दिया गया। यानी बना तो था रामगुप्त, लेकिन ये एक दुर्बल शासक था, लायक नहीं था, तो इसको हटा करके चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो शासक वहां का बन गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय अपने दरबार में विद्वानों एवं कलाकारों को आश्रय देता था। उसके दरबार में 9 रत्न थे। कौन कौन से? तो कालिदास, धनवंतरी, शपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल, भट्ट, कटरपक, वराह मिहिर और वरुचि। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत यात्रा पर आया था। इन तीनों यात्रियों के बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। फायान अपनी पूरी यात्रा विवरण में कहीं भी किसी सम्राट का उल्लेख नहीं करता है। कालिदास के नाटकों की एक विशिष्टता यह है कि राजा एवं ब्राह्मण संस्कृत बोलते थे, जबकि महिलाएं एवं समाज के अन्य लोग प्राकृतिक भाषा का ही प्रयोग किया करते थे। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की, जिसमें उन्होंने महाराजा दुष्यंत एवं शकुंतला के बीच प्रेम प्रसंग का विवरण किया था। अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। इसकी रचना किसने करी थी? तो कालिदास ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कालिदास की रचना कौन सी है इनमें से? तो अभिज्ञान शाकुंतलम, इस पर आप टिक करेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं वर्धन वंश के बारे में। पुष्यभूति राजवंश भी वर्धन राजवंश के रूप में जाना जाता है। पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति ने हरियाणा के अंबाला जिले के थानेश्वर नामक स्थान पर की थी। यह वंश हुणों से हुए संघर्ष के कारण प्रसिद्ध हुआ। तो देखिए इसके शासक कौन थे? हर्षवर्धन ने। हमने ऊपर ही पढ़ा। तो हर्षवर्धन ने लगभग 1400 वर्ष पहले उत्तरी भारत के क्षेत्रों पर शासन किया। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन की जो जीवनी है वो किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में। और उस पुस्तक का क्या नाम है? हर्षचरित्र। हर्षचरित्र किसने लिखी है? तो बाण भट्ट ने। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन किया गया है। चीनी तीर्थयात्री ह्वेंसांग काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहा था। आगे देखिए क्या बताया गया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया था। मगध तथा बंगाल को जीतकर हर्ष को पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया था। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पल्लव वंश और चालुक्य वंश के बारे में। ठीक है। पल्लव और चालुक्य। पल्लव और चालुक्य 6ठी और 7वीं सदी में दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? एहोल। ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि चालुक्यों की राजधानी क्या थी? तो एहोल। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहां पर कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं को पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों का निशाना मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, जो समृद्ध शहर होते हैं। किसी भी राज्य के अंदर जो उसकी राजधानी होती है ना, वो सबसे ज्यादा समृद्ध होती है। उसके बाद है पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। रवि कीर्ति के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को आगे बढ़ने से भी रोका था। चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी, यानी कि थोड़े समय के लिए थी। लड़ाई से पल्लव और चालुक्य दोनों वंश क्या हो गए? दुर्बल होते गए। इनको अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया था। ये आपस में ही एक दूसरे की सीमाओं पर क्या करते थे? अतिक्रमण करते थे, यानी कि उन्हीं को ही छीनने की कोशिश किया करते थे। इसके बाद है राज्यों में प्रशासन। नए राजाओं में से कुछ ने महाराजाधिराज यानी कि राजाओं के राजा
त्रिभुवन चक्रवर्तीन यानी कि 3 भुवनों के स्वामी और इसी तरह के अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि राजाओं के राजा क्या कहलाते हैं? महाराजाधिराज। वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों, किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया जाता था या बाध्य कर दिया जाता था, यानी कि जबरदस्ती था कि भैया आपको एक हिस्सा जो है, जो भी आप उत्पाद बनाएंगे, जो भी आप उगाएंगे या कमाएंगे, उसका आपको एक हिस्सा जो है राजा को देना पड़ेगा। कभी-कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था कि भैया जो कर लेता था ना, वो ये कहता था कि भैया इस भूमि का स्वामी कौन हूँ? मैं हूँ, तो मुझे आप जो है टैक्स दोगे। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगति होती थी। वंशानुगत वर्ड जो है ये बार-बार आता है। वंशानुगत का मतलब होता है भाई एक ही वंश के काफी सारे लोग जो है रूल करते रहेंगे, ठीक है। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदे पर होते थे, यानी कि राजा के जो निकट संबंधी, जो उसके संबंध में लोग रहते थे, वही जो है इस तरह के पद को प्राप्त करते थे। आगे है, कुछ राजा पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे और इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे जिससे वे सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। आगे है, पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा की गई है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जिसे सभा कहते हैं। सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था, यानी कि व्यापारियों का एक संगठन था जिसका नाम था नगरम। इसके बाद इस अध्याय में बताया गया है इस्लाम के उदय के बारे में। मरुभूमि होते हुए भी अरब यातायात का एक बड़ा ही केंद्र था। ठीक है, एक बहुत बड़ा केंद्र था। कौन? अरब। जबकि अरब जो है वो मरुभूमि था, यानी कि डेजर्ट है। वास्तव में अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले के होते थे। घुमक्कड़ कबीले का मतलब है ऐसा कबीला, यानी लोगों का एक ऐसा समूह जो एक से दूसरी जगह जाता रहता है। ये मुख्य रूप से ऊंटों पर आश्रित होते थे जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। तो ऊंट जो है वो उसको तो वैसे भी मरुभूमि का बादशाह कहते हैं, तो ये उसी पर आश्रित हुआ करते थे। पैगंबर मोहम्मद साहब ने अरब में एक नए धर्म की शुरुआत की और इस धर्म का नाम पड़ा इस्लाम। ठीक है भाई, इस्लाम की शुरुआत किस व्यक्ति ने करी थी? तो उनका नाम है पैगंबर मोहम्मद साहब। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये शुरुआत कहाँ हुई थी? तो अरब में। इस्लाम में अल्लाह को सर्वोपरि माना गया है। कालांतर में इस्लाम का प्रसार उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत तक हो गया था। अरब व्यापारी लोग इस उपमहाद्वीप के तटीय क्षेत्रों में भी इस नए धर्म को ले गए। भारत पर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर सबसे पहले आक्रमण किया था। तो इस्लाम का उदय जो है, इसमें आपको ये याद रखना है कि इस्लाम का उदय जो है वो कहाँ पर हुआ था और किन्होंने किया था। तो इस अध्याय में इतना ही। ये अध्याय जो है हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, जिसका नाम था राजनीतिक विकास। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।